दोस्तों स्वागत है आप सबका एग्जाम क्लिक ऑनलाइन पोर्टल पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे जो स्टेनो का पेपर हुआ था एसएससी का 2020 में, उसके सेट्स को, उसका एक छठा सेट है। इससे पहले के 5 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको सबसे ऊपर मिल जाएगी एसएससी स्टेनोग्राफर PYQ के नाम से। तो इसमें हम लोग 24 दिसंबर 2020 को सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसको करेंगे और ये उसका फाइनल पार्ट है सीरीज का। तो देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे एक लाइक जरूर करिएगा। तो देखते हैं इसको क्वेश्चंस को। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रमंडल के महासचिव बनने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए, वैसे तो राष्ट्रमंडल इसका जो राइट आंसर है वो है कमलेश शर्मा। थोड़ा राष्ट्रमंडल के बारे में समझते हैं हम लोग। राष्ट्रमंडल जो है उसको कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से भी जाना जाता है या इसको केवल कॉमनवेल्थ कहा जाता है। यह ऐसे देशों का समूह है जिसमें 54 कंट्रीज मेंबर हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम रहे थे। यानी कि इंग्लैंड ने जिन जिन देशों के ऊपर शासन किया था उन देशों ने मिलकर अपना एक समूह बनाया हुआ है, उसको कहते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है इस समय, और लंदन भी इसका एक सदस्य है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन होता है, तो इसकी परमानेंट हेड रहती है उस समय जो ब्रिटेन की महारानी हो। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है क्वीन एलिजाबेथ II, तो इसकी हेड हो गई। चलिए, इतनी बात हो गई। एक चीज़ और मैं छोटी सी बताता हूँ आपको कि आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि अम्बेसडर और हाई कमिश्नर में क्या फ़र्क होता है। जैसे हमारे यहाँ का जो ऑफिसर होता है किसी दूसरे देश में विदेशी संबंध स्थापित करने के लिए एम्बेसी में रहता है तो उसको तो कहते हैं एम्बेसडर। और सेम अगर वह किसी ऐसी कंट्री में जाए जो कॉमनवेल्थ का सदस्य हो तो उसके काम तो सारे वही रहते हैं, बस उसका नाम बदल जाता है। उसको कहते हैं हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त, और इसको कहते हैं राजदूत या एम्बेसडर। तो ये छोटा सा डिफरेंस था जो बहुत परेशान करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कॉमनवेल्थ गेम्स भी बहुत फेमस हैं जो 4 साल में एक बार होते हैं। और जो पहला राष्ट्रमंडल खेल है वो कहाँ हुआ था 1930 में, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। ये हुआ था कनाडा के हैमिल्टन में। और भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए, ये हुए थे 2010 में दिल्ली में। और उसके बाद ये 19 में थे, 20 में हुए अभी लेटेस्ट 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, और जो 2022 में होंगे वो इंग्लैंड के बर्मिंघम में होंगे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। तो ये आर्टिकल 32। और इसी आर्टिकल 32 को BR अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। इससे बहुत क्वेश्चन आता है। एक और ऐसा ही क्वेश्चन है जो आपको कन्फ्यूज कर सकता है कि हमारी जो प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, जबकि इसे कहते हैं भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा। लेकिन भारतीय संविधान की आत्मा इसे कहा किसने था। भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा तो आर्टिकल 32 है, क्योंकि रेमेडीज प्रदान करता है कि कोई भी आपको गिरफ्तार ऐसे ही नहीं कर सकता, पुलिस वगैरह। और इसमें 5 रिट्स होती हैं, उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा था ठाकुरदास भार्गव ने। और प्रस्तावना से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और हैं। इसको भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा था N.A. पालकीवाला, ये बहुत ही फेमस वकील थे इंदिरा गांधी के टाइम। और राजनीतिक जनपत्री कहा था K.M. मुंशी ने, जो कि संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। नेक्स्ट है, वित्त बजट 2020-21 के अनुसार के भाग स्वरूप 2020 से 23 तक 200 लाख टन मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो अब तो हमारे काम का नहीं है क्योंकि 21-22 का भी बजट घोषित हो चुका है। लेकिन इससे ये समझ सकते हैं कि मत्स्य उत्पादन की बात चल रही है तो ये कौन सी अर्थव्यवस्था हो सकती है। ये हो सकती है नीली अर्थव्यवस्था, क्योंकि नीली क्रांति चली थी वो मछली उत्पादन से संबंधित थी। तो ऐसे रिलेट करके आप बिना जाने भी इसको कर सकते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान नहीं बनवाया गया। अब इसमें फंसा दिया आपको, हमें क्या पता कौन सा नहीं बनवाया गया। खैर, इनमें से जो 3 मंदिर हैं वो 8th सेंचुरी में ही बने हैं। इनमें से एक जो है बृहदेश्वर मंदिर जो तमिलनाडु के तंजावुर में है, ये 11वीं सदी में बनवाया था। चोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने बनवाया था इसको। और बाकी ये तीनों 8th सेंचुरी में बने हैं। ये विरूपाक्ष मंदिर जो हम्पी में है, और सौर मंदिर मम्मालपुरम तमिलनाडु में है, और कांचीपुरम तमिलनाडु में कैलाशनाथ मंदिर है। नेक्स्ट है, सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूफी तीर्थ स्थानों की तीर्थ यात्रा को संदर्भित करता है। तो देखिए, सूफीवाद एक विचारधारा थी जो कि भक्ति आंदोलन के समय प्रचलित थी, क्योंकि भारत पर जो राज था वो दिल्ली सल्तनत के समय से ही मुस्लिमों का हो गया था। तो उस समय के जो संत वगैरह होते थे मुस्लिम धर्म में,
वो सब सूफीवाद से प्रभावित थे। ये भी कई धाराओं में बटा रहता था, जैसे कि आपने सुना होगा चिश्ती संप्रदाय, कादरिया संप्रदाय, सुहरवर्दी संप्रदाय। आपने चिश्ती संप्रदाय के एक व्यक्ति का नाम जरूर सुना होगा जिसकी अजमेर में दरगाह भी है, जिसकी दरगाह पर अकबर जाया करता था। तो सूफी तीर्थ स्थानों की तीर्थ यात्रा को कहा जाता है इस्लाम में या सूफीवाद में जियारत। नेक्स्ट है 2020 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2020 का छोड़िए 2021 का देखते हैं। 2021 में 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और पद्म भूषण से 10 लोगों को, पद्मश्री से 1 से 2 लोगों को। ये डेटा भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बन जाता है। और पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा है हर साल राष्ट्रपति करते हैं रिपब्लिक डे के दिन, यानी कि 26 जनवरी को। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो जो धुआंधार जलप्रपात है वो है आपका नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में है। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में एक क्षेत्र पड़ता है भेड़ाघाट, वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है ये। वहाँ पर जब 50 मीटर ऊपर से इस नदी का जो जल गिरता है तो वहाँ धुंध सी छा जाती है एकदम, इसलिए इसका नाम पड़ गया है धुआंधार जलप्रपात। नेक्स्ट है प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय कौन थे। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू हैव ऑथराइज्ड अ पब्लिश्ड इंग्लिश नोवेल। तो इसका राइट आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आपको ध्यान आया होगा आनंद मठ के बारे में, देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग। ये जो थे बंकिम चंद्र चटर्जी, आप चटर्जी और चट्टोपाध्याय में बिल्कुल मत कन्फ्यूज होइए, ये एक ही टाइटल होता है। ये पढ़े लिखे भारतीय थे, इसलिए इनको जॉब भी मिल गई थी। अंग्रेजों ने इनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया था। इन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसके कारण ये चर्चा में रहे। उस उपन्यास का नाम है आनंद मठ। आनंद मठ से ही हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो लिया गया है। तो ये तो लिखा था इन्होंने 1882 में और बंगाली में लिखा था, लेकिन यहाँ तो इंग्लिश नोवेल की बात की जा रही है, तो फिर कौन सा नोवेल ऐसा उन्होंने लिखा। तो उस समय जो शिक्षा का माध्यम था वो तो अंग्रेजी था, क्योंकि 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी माध्यम बना दिया था शिक्षा का। और बंकिम चंद्र चटर्जी ऐसे पहले व्यक्ति थे जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हों। कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1857 में खोल दी थी अंग्रेजों ने। कलकत्ता यूनिवर्सिटी उसी वर्ष खुली थी जिस वर्ष हमारे यहाँ स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो उससे केवल 2 ही व्यक्ति पास हुए थे, उन्हीं में से एक ये भी थे। तो नई नई पढ़ाई कर रखी थी, नौकरी भी मिल गई थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गए थे, तो इन्होंने कहा लाओ कुछ लिखा जाए। तो इनके जो शुरुआती नॉवेल्स थे वो बहुत रोमांटिक किस्म के होते थे। आप नोवेल का नाम सुनेंगे तो ही समझ जाएंगे नोवेल किस पर आधारित है। पहला जो इन्होंने इंग्लिश नोवेल लिखा था उसका नाम था राजमोहन्स वाइफ, यानी कि राजमोहन की पत्नी। तो इसका विषय क्या होगा आप समझ सकते हैं। और 1862 में इस नोवेल के पब्लिकेशन के साथ ये पहले ऐसे भारतीय बन गए जिन्होंने अंग्रेजी में कोई उपन्यास लिखा हो। और आगे आने वाले उपन्यास भी ये रोमांच से भरे लिखते रहे। और इन्होंने एक उपन्यास लिखा था दुर्गेश नंदिनी, जो बंगाली का पहला रोमांस नोवेल है। लेकिन बाद में 1882 के आसपास जब रिटायर होने वाले थे तब इन्होंने आनंद मठ लिखा, और बाद में ये आनंद मठ बहुत ही क्रांतिकारियों ने फेमस कर दिया था इसको। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो कितने ऑक्सीजन परमाणु हो गए यहाँ पर, तो 2 हैं, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एसिटिक एसिड जो है वो सिरके में पाए जाने वाला एसिड है। नेक्स्ट है लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य ढिमसा निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता माना जाता है। तो देखिए हमने ढिमसा के बारे में देखा था कि ढिमसा जो नृत्य है वो आंध्र प्रदेश की अरकू घाटी की जनजाति महिलाएं करती हैं। और अरकू घाटी के पास ही बोर्रा केव्स है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। और अरकू वैली को आंध्र प्रदेश की ऊटी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर तो आंध्र प्रदेश है ही नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कौन सा, तो इसका राइट आंसर होगा ओडिशा, क्योंकि इस डांस की जो उत्पत्ति हुई थी वो ओडिशा के कोरापुट जिले से हुई थी। भले ही आज यहाँ पर कम किया जाता है और आंध्र प्रदेश में ज़्यादा किया जाता है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा हैं जो पास में चिपके हुए ही तो हैं। हो सकता है बाद में वहाँ कम प्रचलित रह गया हो और यहाँ पर ज़्यादा प्रचलित हो गया हो। इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि बौद्ध धर्म का जो ओरिजिन था वो इंडिया में हुआ था, लेकिन आज इंडिया में नाम मात्र का रह गया है, और चाइना में देख लीजिए कितना फैल गया है। नेक्स्ट है खादर एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी है, नई जलोढ़क है, और किसके द्वारा जमा की जाती है। तो जो जलोढ़क मिट्टी होती है वो नदियों द्वारा बाढ़ के फलस्वरूप लाई जाती है। बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है गेहूं चावल की फसल के लिए, लेकिन ये 2 टाइप की होती है। एक को कहते हैं खादर और एक को कहते हैं बांगर। यहाँ पर लिखा हुआ है खादर जो है वो तो नई जलोढ़क है, क्वेश्चन में ही बता दिया है। बांगर होती है पुरानी जलोढ़क।
अगर आप भूल जाएं कभी भी कि इनमें से कौन उपजाऊ है और कौन अनुपजाऊ है, तो इसको ऐसे याद रखिए, इनमें से किसी एक मिट्टी में खाद छुपा हुआ है। अब जिसमें पहले ही से खाद होगा उसमें आप फसल बोएंगे तब तो फसल अच्छी ही उगेगी। तो यही जो खादर मिट्टी है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है। ऐसे आप शॉर्ट ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में कोच ऑफ द ईयर। छोड़िए, करंट का क्वेश्चन है, अब हमारे किसी काम का है नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की विमाएं ऊर्जा की विमाएं के समान होती हैं? तो ऊर्जा या कार्य की जो विमा होती है वो तो होती है ml/t-2, और आघूर्ण यानी कि टॉर्क की विमा होती है ml/2t-2। इस तरीके से ये वाला सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसकी डायमेंशन याद नहीं है तो आप इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जो ऊर्जा होती है वो कार का ही तो एक रूप होती है, और कार का फॉर्मूला होता है W=F×d, और टॉर्क का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर लिख लें तो वो होता है F×r। तो इसका भी न्यूटन मीटर हो जाएगा, इसका भी न्यूटन मीटर यूनिट हो जाएगी। तो इस तरीके से भी दोनों डायमेंशन बराबर देंगे। फिर भी आप डायमेंशन निकालना ही चाहते हैं तो देख लीजिए, F की जो भी डायमेंशन होगी वो तो दोनों में सेम है, और D की डायमेंशन L होती है लेंथ की, और यहाँ भी लेंथ है तो इसकी डायमेंशन L हो जाएगी। इस तरीके से ये दोनों बराबर हो जाएंगे डायमेंशंस। नेक्स्ट है निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन भारत की राज्यसभा के उपसभापति थे? तो इसका राइट आंसर है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। जो थी वो राष्ट्रपति बनने से पहले राज्यसभा की उपसभापति थी, और ये हमारी फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया भी हैं। 2007 से लेकर 2012 तक रही हैं। और आपको मैं एक मजाक वाली बात बताता हूँ, आपसे क्वेश्चन है मेरा, क्या बताइए ये सही मायनों में राष्ट्रपति थी या राष्ट्रपत्नी थी? प्रतिवर्ष के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है, मतलब कौन सी वो डेट है जब पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है? तो देखिए, एक कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, अगर ये सूर्य है और सूर्य के सबसे पास होता है बुध जो कि सबसे गर्म होता है, उसके बाद वीनस, उसके बाद आपका नंबर आता है हमारी अर्थ का, उसके बाद मार्स, और उसके बाद आउटर प्लैनेट्स का नंबर आता है। तो मेरे कहने का मतलब है जो भी प्लैनेट सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है वो उतना ही गर्म होता है, और जो प्लैनेट सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होते हैं वो उतने ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। कहने का सार ये है, सूर्य के जितने ज़्यादा पास जाएंगे आप उतने ही ज़्यादा गर्मी लेते जाएंगे, और सूर्य से दूर होंगे तो ठंडक होती जाएगी। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सूरज के सबसे करीब धरती कब होती है? यानी कि धरती जब भी सूरज के सबसे करीब होगी हमें सबसे ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो इसका राइट आंसर तो होना चाहिए था 3 जुलाई, क्योंकि हमें जुलाई में ही सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है, उमस भर जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग तो उसका राइट आंसर फिर 3 जुलाई होना चाहिए इन ऑप्शंस में से। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता इसका उल्टा है। क्या होता है? देखिए, ये जो सूर्य है ये पृथ्वी के चक्कर लगाने का पथ है। एक टाइम में वो सबसे दूर होती है और एक टाइम में सूर्य के सबसे करीब होती है। ये कौन सा टाइम होगा जब सूर्य के सबसे करीब होगी? क्या ये 3 जुलाई का समय है जब सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, ये 3 जुलाई का समय नहीं है, ये तो 3 जनवरी का समय है। और ये वाला सब जब सबसे दूर है तब 3 जुलाई का समय है। और रही बात सूर्य के सबसे नज़दीक होने पर हमें गर्मी लगने की, तो हम इक्वेटर पे तो है नहीं, और ना ही धरती की जो इक्वेटर है वो सूर्य के सामने सीधी सीधी आती है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो तो अपने अक्ष पे सीधी 90 डिग्री पे है नहीं, वो तो ऐसी 23 डिग्री पे झुकी हुई है। और भी दूसरे फैक्टर्स हैं जो सर्दी या गर्मी को कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए आपको तो 3 जनवरी को आप भारत में रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको सर्दी लगती है, लेकिन क्या आपने उन लोगों से पूछा है जो साउदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, अफ्रीका वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले या ब्राज़ील वाले, कि उनको 3 जनवरी को सर्दी लगती है या गर्मी लगती है? खैर जो भी हो, मैं आपको और ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करना चाहता इस टॉपिक पर। मैं तो आपके केवल उस भ्रम को तोड़ना चाहता था जो मैंने अभी आपको बताया था कि सूर्य के जितने ज़्यादा हम करीब हैं उतनी ज़्यादा हमें गर्मी लगेगी, और सूर्य से जितना हम दूर हैं उतना हमें ठंड लगेगी, क्योंकि आप इसी भ्रम का उपयोग करके एग्जाम में इसके गलत आंसर तक पहुंच सकते थे। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3 जनवरी। चलिए, इतना आपने समझ लिया, तो इसमें 2 छोटी छोटी चीज़ें और समझ लीजिए कि इस कंडीशन को कहते क्या है। 3 जनवरी वाली कंडीशन को कहते हैं जब सूर्य पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, प्रीहिलियन, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एफिलियन। अब इसको याद कैसे रखेंगे प्रीहिलियन और एफिलियन को? तो देखिए, यहाँ पर लंबाई किसकी ज़्यादा है? एफिलियन की ज़्यादा है, और इसमें आया है एप। यहाँ पर एप एक जानवर होता है जिसको लंगूर कहते हैं, और एप जो होता है वो अपनी लंबी पूंछ के लिए जाना जाता है। तो इसको आप प्रीहिलियन और एफिलियन में ऐसे डिफरेंस कर सकते हैं।
और हिंदी में इसको उपसौर और इसको अपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या थी। 2020 की छोड़िए क्योंकि 2021 की भी घोषणा हो चुकी है। इस बार की जो थीम थी वो थी वैल्यूइंग वाटर, और इससे एक और याद रखना बहुत सिंपल हो जाता है। 22 तारीख से मार्च में तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। इसकी जो थीम थी वो थी रिस्टोर आवर अर्थ। नेक्स्ट है भारत के 71वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। तो अब ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अब 72वां गणतंत्र दिवस 2021 में मना चुके हैं हम लोग। इस पर यह खासियत रही कि इस बार ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आया। बोरिस जॉनसन जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि हम आएंगे, लेकिन उनके यहाँ कोरोना की सेकंड लहर आ गई थी तो उन्होंने फिर मना कर दिया, हम नहीं आ पाएंगे। तो इस बार बिना चीफ गेस्ट के मनाया गया था ये। नेक्स्ट है बादशाह नामा पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो बादशाह नामा जो पुस्तक है वो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी है और ये पुस्तक मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के जीवन पर आधारित है। और भी देखते हैं हम लोग। जियाउद्दीन जो बर्नी थे ये भी एक हिस्टोरियन थे। ये मुग़ल काल से बहुत पहले जब दिल्ली सल्तनत चला करती थी तो उनके पास रहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक का शायद आपने नाम सुना हो, तो उन्होंने फिरोज शाह तुगलक के जीवन पर आधारित तारीख फिरोज शाही लिखी थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अबुल फजल ये तो अकबरनामा के लिए फेमस हैं और गुलबदन बेगम हुमायूं नामा के लिए फेमस हैं। याद रखिए हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम ने लिखी है और ये गुलबदन बेगम हुमायूं की बेगम नहीं है, ये हुमायूं की बहन है, मतलब अकबर की बुआ जी हैं। हुमायूं की मृत्यु के बाद ये तो मरी नहीं थी उनके साथ में, तो हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर बन गए थे शासक। तो अकबर ने कहा था अपनी बुआ जी से, बुआ जी गुलबदन बेगम जी आप खाली बैठी रहती हैं, आप हमारे पिता की जीवनी लिख दीजिए। तो इन्होंने कहा था ठीक है लिख देते हैं। तो हुमायूं नामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। चलिए हुमायूं नामा हो गया, अकबर नामा हो गया, एक और नामा बचा है बाबर नामा जो कि स्वयं बाबर ने लिखा था। नेक्स्ट है दीप्त तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको ज्योति तीव्रता भी कहते हैं को मापने के लिए ऐसा ही यूनिट क्या है। बहुत सिंपल है, कैंडेला है और एक फंडामेंटल यूनिट है। वैसे तो सारी फंडामेंटल यूनिट है। मोल जो यूनिट होती है वो होती है पदार्थ की मात्रा की, एम्पियर होती है करंट की और केल्विन होती है टेम्परेचर की। नेक्स्ट है हमारा मेट्टूर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो मेट्टूर जो बांध है वो कावेरी नदी पर बना हुआ है और तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है ये। नेक्स्ट है मनरेगा संक्षिप्त रूप में दूसरे अक्षर बाएं से का क्या अर्थ है। यहाँ पर देखिए जी का अर्थ पूछा गया है। हु डज द सेकंड लेटर फ्रॉम लेफ्ट जी स्टैंड फॉर द एब्रीविएशन मनरेगा। तो इसमें से बाएं से दूसरा, ये तो बाएं से पहला जी है, बाएं से दूसरा जी ये वाला है, इसका मतलब बताना है। तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं हम लोग। मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये जो एक्ट है ये आया था सितंबर 2005 में। इसके तहत था क्या कि इसके तहत जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं जो अनस्किल्ड लेबर है उनको उनके ही गांव में 100 दिन का रोजगार मिल सके, इस बात की गारंटी थी इस एक्ट में। चलिए ये तो एक्ट था। ये योजना लागू हुई थी फरवरी 2006 में और ये ऐसे ही चलता रहा। पहले इसका नाम केवल नरेगा था, NREGA। बाद में काम होता है 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जयंती के दिन इसमें महात्मा गांधी शब्द जोड़ा गया। एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बनता है, बताइए नरेगा में महात्मा गांधी शब्द कब जोड़ा गया। तो आप बताएंगे 2009 में जोड़ा गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है। दूसरे जी का क्या अर्थ है, दूसरे जी का अर्थ है गारंटी। तो यहाँ पर ये 4th वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उपन्यास हुल्ला बल्लू इन द गुआवा ऑर्चर्ड की लेखक या लेखिका कौन है। तो देखिए ये बहुत ही फेमस बुक है किरण देसाई की, हुल्ला बल्लू इन द गुआवा ऑर्चर्ड। तो यहाँ पर हमारा किरण देसाई वाला आंसर सही हो जाएगा। और भी देखते हैं हम लोग। अरुंधति राय जो है ये भी बहुत ही फेमस लेखिका हैं। इनमें से 3 लेखिकाएं हैं, अरुंधति राय, किरण देसाई और अनीता देसाई। और इन तीनों राइटर्स को बुकर प्राइज मिल चुका है किसी ना किसी बुक के लिए। बहुत ही प्रतिष्ठित प्राइज होता है बुकर प्राइज। तो देखते हैं। अरुंधति राय की एक बहुत ही फेमस बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और किरण देसाई की तो हम देख ही चुके हैं। अनीता देसाई की एक बुक है फास्टिंग फीस्टिंग। और जो मीरा नैयर हैं ये भी बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं। ये यहाँ पर नहीं रहती हैं, ये रहती हैं अमेरिका में। इंडो अमेरिकन फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर हैं ये। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन फिल्में बनाई हैं जैसे कि सलाम बॉम्बे, द नेमसेक जो है शायद आपने देखी होगी, पूरी इंग्लिश में मूवी है इरफान खान और तब्बू की।
और ये जो द नेमसेक मूवी है, ये एक नेमसेक उपन्यास आया था झुम्पा लाहिड़ी का, उसी पर आधारित है। और ये जो झुम्पा लाहिड़ी है, ये भी इसी नेमसेक की वजह से ही फेमस हुई थी, जिस पर मीरा नैयर ने फिल्म बनाई है। और एक और इनकी बहुत ही फेमस फिल्म है कामासूत्र अ टेल ऑफ लव, वो भी इन्होंने मीरा नैयर ने ही बनाई हुई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो मार्स गैस के नाम से जाना जाता है मीथेन गैस को, जो दलदल भरे स्थानों पर सड़े गले जगह पर निकलती है, उसको कहते हैं मार्स गैस, क्योंकि मार्स का मतलब होता है दलदल। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी सिंपल है। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से निम्नलिखित विटामिनों में से किसका संश्लेषण होता है? विटामिन डी का होता है। नेक्स्ट है, फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? अशोक सेन, होमी जहांगीर भाभा, सत्येंद्र नाथ बोस या सीवी रमन? तो देखिए, फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज जो है, ये फिजिक्स की फील्ड का एक बहुत ही बड़ा अवार्ड है। ये नोबेल की टक्कर का अवार्ड है। इसको जो देती है फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज, एक फाउंडेशन है, रशिया गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है ये। और जितना पैसा नोबेल में दिया जाता है, उसका दुगना पैसा इसमें मिलता है। इसलिए इसका एक नाम पड़ गया है। क्या पड़ गया है नाम? 21वीं सेंचुरी का नोबेल, यानी कि 21वीं सदी का नोबेल। ये प्राइज अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है 2012 में, और 2012 में जब पहली बार दिया गया तो ये दिया गया था अशोक सेन को। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने निम्नलिखित में से किस स्थान की क्रांति का नेतृत्व किया? बहुत सिंपल है। बेगम हजरत महल कहाँ से लड़ी थी? लखनऊ से लड़ी थी। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, जो उस समय के लास्ट मुगल बादशाह थे, और इनके सेनापति वक्त खां साथ में लड़े थे। पूरी क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से वक्त खां ने ही किया था। और बनारस, तो बनारस से तो कोई नहीं था, लेकिन बनारस जो एरिया था उस समय इलाहाबाद में मिला हुआ था, तो बनारस और इलाहाबाद से क्रांति का नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है? तो ये थोड़ा सा टफ कर दिया आपके लिए। इनमें से किसी नदी के बारे में हम ठीक से नहीं जानते। वैसे इसका जो राइट आंसर है वो है बैतरणी नदी पश्चिम में नहीं बहती है, ये पूर्व में बहती है। बैतरणी उड़ीसा की एक नदी है। उड़ीसा की आपने महानदी का नाम सुना होगा। तो उड़ीसा की 3 नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो महानदी, दूसरी बैतरणी और तीसरी ब्राह्मणी नदी। और बाकी जो सारी नदियाँ हैं ये पश्चिम में बहती हैं। वैसे भारत में देखा जाए तो मोस्ट ऑफ नदियाँ पूरब की ओर ही बहने वाली हैं। कुछ 10, 15, 20 नदियाँ होंगी जो पश्चिम में बहती हैं। तो उनमें से हम कुछ प्रमुख नदियों को देख लेते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी नदी पश्चिम में बहती है। इसके अलावा सारी नदियाँ पूर्व में बहती हैं। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं वो? तो इनमें साबरमती, माही, नर्मदा, धांधर, कालिंदी, शरावती, भरतपूजा और पेरियार जो नदियाँ हैं ये पश्चिम में बहती हैं। और भी अब कश्मीर में बहने वाली नदियाँ हैं जो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि चिनाव, रावी, सतलज, ब्यास, झेलम, वो भी पश्चिम में बहती हैं। तो कुछ ये नदियों को अगर आप याद कर लेते हैं तो इस तरीके के टफ क्वेश्चन से आप एग्जाम में बच सकते हैं या उसको क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी होती है काली मिट्टी का ही दूसरा नाम होता है। और काली मिट्टी बहुत ही काम में आती है कपास की खेती के लिए। और लेटेराइट मिट्टी, इसमें आप चाय, कॉफ़ी, काजू वगैरह की फसल बहुत अच्छी मात्रा में उगा सकते हैं। और जलोढ़ मिट्टी, तो ये तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है, इसमें आप गेहूं, चावल और अन्य फसलें सारी उगा सकते हैं। और लाल मिट्टी, ये बहुत अनउपजाऊ होती है, इसमें मुश्किल से ही कुछ उगता है। नेक्स्ट है, संक्षिप्त रूप सार्स में ए अक्षर का क्या अर्थ है? तो देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मतलब सांस लेने में जब तकलीफ होने लगे तो आप समझ जाइए हमें सार्स हो गया है। सार्स जो बीमारी फैली थी वो 2002 में चाइना में सबसे पहले फैली थी। चाइना एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा सांस रोग फैलाता है महामारी के रूप में एकदम। जब भी किसी बीमारी के पीछे आप सिंड्रोम लगा देखें तो आप समझ जाइए कोई खास बीमारी नहीं है, जबकि बीमारियों का एक समूह है। और जो सार्स रोग होते हैं वो मुख्यतः ऐसे रोग होते हैं जिनसे हमें सांस लेने में दिक्कत हो, हमारे फेफड़े खराब हो जाएं। कोरोना है जो वर्तमान में तबाही मचाए हुए है, वो भी सार्स का ही एक प्रकार है। जब आप कोरोना को गूगल पर सर्च करके ढूंढेंगे तो उसके अदर्स नेम्स में ऑटोमेटिक आपको ये सार्स लिखा मिल जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 1815 में भारत के पहले महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो थोड़ा सा टफ है, याद करने वाला है ये व्यक्ति था कॉलिन मैकेंजी। तो जो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया होता है वो भारत के सभी भागों का भ्रमण करता है और सर्वे करता है कि किस भाग की डेमोग्राफी कैसी है, कहाँ पर क्या ज़्यादा है, क्या कम है, और कौन सी चीज़ें हैं जो उस क्षेत्र को प्रभावित कर रही हैं। तो पूरा मतलब सर्वे होता है एक तरीका।
वर्तमान में ये जो डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत वर्क करता है। और इसके जो वर्तमान सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया हैं वो प्रेजेंट में हैं नवीन तोमर जी। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2020 को किस राज्य सरकार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का सामना करने का निर्देश दिया था। तो अब हमारे काम करना ही है, बस इस क्वेश्चन में से इतना समझ लेते हैं, ये फ्लोर टेस्ट होता क्या है। फ्लोर टेस्ट का मतलब होता है कि किसी राज्य का गवर्नर यानी कि राज्यपाल उस राज्य की विधानसभा में जाकर मुख्यमंत्री के से कहे कि आप पे हमें विश्वास नहीं है कि आप अभी भी मेजोरिटी में हैं, आप अपनी मेजोरिटी प्रूव करिए। इसी को कहते हैं फ्लोर टेस्ट। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पुरस्कार है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। और प्रेजेंट में यानी कि 2020 का किसको मिला है, डॉक्टर सुरेंदु दत्ता को मिला है। और ये सारे पुरस्कार जो देख रहे हैं आप, ये भी विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन काम करने के लिए दिए जाते हैं। इनमें से जो ओम प्रकाश भसीन पुरस्कार है, इसको ओम प्रकाश भसीन फाउंडेशन देती है। और GD बिरला पुरस्कार है, इसको KK बिरला फाउंडेशन देती है। और इन्फोसिस पुरस्कार इन्फोसिस फाउंडेशन देती है। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो इसमें बताना है वो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। और इस संविधान संशोधन के जरिए हमारी संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो इन तीनों को आप याद रखिए, इनसे बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आता ही रहता है। और इस 42वें संविधान संशोधन के जरिए बहुत सी अन्य चीज़ें भी संविधान में जोड़ी गई या उनका संशोधन किया गया। इसलिए संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। किसको? 42वें संविधान संशोधन को। चलिए, अगर आप कभी इसकी डेट भूल जाएं या कभी कंफ्यूज हो जाएं कि 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन की डेट क्या है, तो बहुत सिंपल इसको याद रखना है। देखिए, 4+2 6 होता है, इसलिए 1976 है। और 4+4 8 होता है, इसलिए 1978 है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित फसलों में से ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है। तो पौधों और फसलों में भी रोग हो जाते हैं जैसे हमें होते हैं। तो ब्लास्ट जो रोग है, इसको झोंका रोग भी कहते हैं। ये धान का रोग है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा चावल। चावल का एक और रोग बहुत फेमस है, खैरा रोग। इसको धान का खैरा रोग बोलते हैं। और देखिए, गन्ने का जो है, गन्ने की लाल सड़न, रेड रोड, बहुत फेमस है। और गेहूं का किट्टू रोग या स्मट रोग, ये कई टाइप का होता है, जैसे कि ब्राउन स्मट, ढीला स्मट, ब्लैक स्मट। और काबुली चना, इसका तो मुझे नहीं पता, लगता है ये चना काबुल से आया है, बाबर के यहाँ से। हालांकि मजाक कर रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया है। नेक्स्ट है, आई लीग 2019-20 किस फुटबॉल टीम ने जीता। 2019-20 को छोड़िए, अभी लेटेस्ट देखें हम लोग। आई लीग जो होती है उसको हीरो मोटो कॉर्प नाम की एक कंपनी है, वो स्पॉन्सर करती है। इसलिए इसको कभी कभी हीरो आई लीग के नाम से भी जाना जाता है। ये फुटबॉल की लीग होती है। और 2020-21 के लिए चैंपियन कौन बना है। तो एक टीम है गोकुलम केरल नाम से, वो बनी है। नेक्स्ट है, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आप इसके लिए फॉर्मूला रट लीजिए, C/5 F-32/9। जब आप इसमें रखेंगे फॉर्मूले में, तो आपका राइट आंसर इसमें से मिल जाएगा, जो भी हो। वैसे इसका राइट आंसर -10 डिग्री सेल्सियस है। और एक बहुत टिचकू सा फैक्ट है, -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, रामनाथ कोविंद भारत के कितनेवें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। तो बहुत सिंपल है, 14वें नंबर के हैं ये। और ये 2017 से 2022 तक रहेंगे। और इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो लगभग काफ़ी सालों से फिक्स है कि 25 जुलाई को ही चुन लिए जाते हैं। मतलब 25 जुलाई से पहले ही इनका चुनाव हो जाता है, ये पोस्ट खाली नहीं रहती कभी। और ये 25 जुलाई कोई फिक्स नहीं है, मतलब पिछले 5-10 राष्ट्रपतियों से ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है बस। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते समय अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति किलोमीटर प्रति सेकंड में होती है। मतलब 1 सेकंड में इनमें से कोई एक वैल्यू है जो पृथ्वी पार कर जाती है। तो 1 सेकंड में इतनी अधिक भाग रही है, क्यों? क्योंकि सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वही आप देखेंगे कम से कम 14 करोड़ किलोमीटर है। फिगर थोड़ा सा गलत बन गया, इसको आप सर्कल समझ लीजिए। तो जब सर्कल की जो रेडियस है वही करोड़ों में है, 14 करोड़ किलोमीटर, तो इसका जो पेरीमीटर होगा, सरकमफेरेंस, वो तो बहुत ज़्यादा आएगा, लगभग 95 करोड़ किलोमीटर के आसपास। तो 1 साल में पृथ्वी को 95 करोड़ किलोमीटर कवर करना है, तो 1 सेकंड में उसको भागना पड़ेगा 30 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है 1 सेकंड में
प्रति 30 किलोमीटर चली जाती है इस वाले पथ पर, और 1 साल में वो पूरी इसको कवर कर लेती है। नेक्स्ट है, भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ने विदेशी धरती पर अपनी पहली टेस्ट जीत किस टीम के खिलाफ दर्ज की थी? तो ये टेस्ट मैच जीता था वो भी फॉरेन लैंड पर न्यूजीलैंड के खिलाफ, जब न्यूजीलैंड खेलने गई थी। ये अभी की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है, 1967-68 की बात है, जब भारत की जो क्रिकेट टीम के कैप्टन थे वो मंसूर अली खान पटौदी, या जिनको टाइगर पटौदी के नाम से जाना जाता है, वो हुआ करते थे। और यही टाइगर पटौदी जो आप मूवीज देखते हैं सैफ अली खान की, उन्हीं के पापा हैं ये। और वर्तमान में कौन है हमारे यहाँ के कैप्टन? तो विराट कोहली है। और विराट कोहली सभी फॉर्मेट के कैप्टन हैं। और हमारी जो इंडिया की टीम है वो नंबर 1 टेस्ट टीम बन चुकी है 2021 में मार्च के बाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं मिले? तो इस क्वेश्चन में आपको फंसा दिया। सारी जगह पे अशोक के शिलालेख हैं। वैसे हमें सारी जगह याद तो नहीं रहती, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अशोक के सारे शिलालेखों को याद कर लेंगे तो आप घाटे में नहीं रहेंगे। अशोक के जो शिलालेख हैं वो पूरे भारत में से मिले हैं। कहीं पर शिलालेख हैं, कहीं स्तंभ लेख हैं। इसमें जो आप देख रहे हैं लंबे वाले, ये पिलर्स हैं, मतलब पिलर्स पे भी कुछ खुदाई करवा के वो लिखवा देते थे। और जो आप गोल गोल देख रहे हैं वो सारे शिलालेख हैं। शिलालेख मतलब पत्थर लिया एक बड़ा सा, उस पर कुछ लिखवा दिया। और स्तंभ लेख बहुत लंबा सा पतला सा पत्थर स्तंभ की तरह, उस पर कुछ लिखा हुआ है। तो देखिए, ये जो पीले वाले छोटे गोले हैं वो अशोक के छोटे शिलालेखों को दर्शाता है, और ये रेड ब्राउन वाले बड़े गोले हैं ये अशोक के बड़े शिलालेखों को दर्शाता है। और इसी तरीके से स्तंभ लेख का भी सिस्टम है। क्वेश्चन में पूछा गया था इनमें से कौन सा नहीं है, क्या मेजर रॉक एडिक्ट्स, यानी कि इनमें से कौन सा एक बृहद स्तंभ लेख नहीं है? तो इनमें से जो है भाब्रू वो नहीं है, क्योंकि जो भाब्रू है वो एक माइनर रॉक एडिक्ट्स है, यानी कि छोटा स्तंभ लेख है। और बाकी जो ऑप्शन में दिए हैं सोपारा, ये देख लीजिए सोपारा बड़ा है, और जोगड़ा तो जोगड़ा भी बड़ा है, और मानसेहरा तो मानसेहरा यहाँ पर है, ये भी बड़ा स्तंभ लेख है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को काफ़ी टफ कर दिया था। हमें ठीक से कहाँ कहाँ स्तंभ लेख हैं ये याद नहीं होता, तो हम इनको कैटेगरी में कैसे याद रखेंगे? 4 कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अशोक से रिलेटेड ही पूछ लिया गया। सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के पुत्र थे? तो सम्राट अशोक चंद्रगुप्त के तो थे नहीं, क्योंकि चंद्रगुप्त अशोक के दादाजी थे। चंद्रगुप्त का लड़का था बिंदुसार, और अशोक बिंदुसार के ही बेटे थे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बिंदुसार होगा, ना कि चंद्रगुप्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पर्यटक आकर्षण स्थल हरियाणा राज्य में नहीं है? तो ये मालदा, ये वेस्ट ऑफ बंगाल में है, ये हरियाणा में नहीं है, बाकी ये तीनों हरियाणा में। और इनमें से जो सूरज कुंड है जो कि फरीदाबाद हरियाणा में है, वो अपने सूरज कुंड मेले के लिए पूरी दुनिया भर में फेमस है। और पानीपत कुरुक्षेत्र तो आप जानते ही हरियाणा में है। नेक्स्ट है, पंचायतन शैली किससे संबंधित है? तो पंचायतन जो शैली है वो मंदिर बनाने की एक वास्तुकला है। देखते हैं क्या होती है पंचायतन शैली, कैसे मंदिर बनते हैं। इनमें क्या होता है, एक मंदिर बना दिया जाता है, ये बड़े साइज का मंदिर रहता है, और इस मंदिर के चारों तरफ 4 छोटे छोटे मंदिर और रहते हैं। इस मेन बड़े मंदिर में मुख्य देवता का मंदिर रहता है, और इस मुख्य देवता के जो संगी साथी अनुचर देवता होते हैं उनको इन छोटे छोटे मंदिरों में बैठा दिया जाता है। तो इसी को कहते हैं पंचायतन शैली, जिसमें 5 मंदिर बने हों। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। क्या क्या एग्जाम्पल हैं? कंदरिया महादेव का मंदिर है जो खजुराहो में, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, और उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में जो दशावतार मंदिर है वो इसी शैली में बने हुए हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2013 को भारत की किस पंचवर्षीय योजना की अवधि का हिस्सा माना जाएगा? तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है, तो सही मायने में आपका राइट आंसर आना चाहिए कि वर्तमान में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है। क्योंकि जो लास्ट पंचवर्षीय योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, वो 2012 से 2017 तक चली, और उसके बाद में 2014 में मोदी की गवर्नमेंट आ गई और सरकार ने तय किया कि हम पंचवर्षीय योजना नहीं चलाएंगे, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग चलाता था। मोदी जी ने योजना आयोग को ही खत्म कर दिया, तो अब उसको चलाएगा कौन? योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग ले आए। तो लास्ट पंचवर्षीय योजनाएं 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 2017 तक रही। तो वर्ष 2013 किस में आ जाएगा? 12वीं पंचवर्षीय योजना में आ जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन से पहले कौन सा तत्व आता है? तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है, और मैग्नीशियम का 12 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, लिथियम का 3 होता है, और बोरॉन का 5 होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा, कार्बन से पहले कौन सा आएगा? बोरॉन आएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बेतवा नदी के तट पर स्थित है? बेतवा नदी के तट पर स्थित है ओरछा, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर भगवान राम का बहुत ही पुराना मंदिर है और ओरछा को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल कर लिया गया है। अभी पूरी तरीके से शामिल नहीं है, अभी टेंटेटिव लिस्ट में है, हो सकता है आगे फाइनल लिस्ट में भी ये पहुंच जाए। और देखिए, इनमें से जो मांडू है वो अपनी ऐतिहासिक प्रेम कथा के लिए बहुत फेमस है। मांडू मालवा का क्षेत्र के अंतर्गत आता था। एक मालवा का शासक था बाज बहादुर नाम का और एक रूपमती नाम की बहुत ही सुंदर स्त्री थी। इन दोनों की प्रेम की कहानी अमर है। और ऐसी भी एक कहानी प्रचलित है कि अकबर ने जब रूपमती के बारे में सुना था तो उसका भी वही हाल हुआ था जो अलाउद्दीन खिलजी का हाल हुआ था पद्मावती के बारे में सुन के। वैसे ये कहानी झूठी है, सच्ची इतिहास की किताबों में तो इसका वर्णन नहीं है, हो सकता है मनगढ़ंत हो। नेक्स्ट है, 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 2002 में। 3 नए राज्य बनाए गए थे। किस किस से बनाए गए थे? मध्य प्रदेश से बनाया गया था छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से बनाया गया था उत्तराखंड और बिहार से बनाया गया था झारखंड। मध्य प्रदेश से 1 नवंबर को, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड बना था 9 नवंबर को और झारखंड बना था 15 नवंबर को। और उसके बाद 2014 में तेलंगाना बना और फिर बाद में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख बने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल परंपराओं में से नहीं है? तो देखिए, हमने यूनेस्को की अभी 2-3 कैटेगरी तो देख ही चुके हैं। जो यूनेस्को की प्योर लिस्ट होती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, वो वाली। वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ को भी देख चुके हैं हम यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में जो शामिल हैं, जयपुर, हैदराबाद, मुंबई वगैरह। तीसरी लिस्ट हमारे सामने ये वाली आ रही है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, मतलब जो अमूर्त हो, जिसको छुआ ना जा सके। बाकी जो महल वगैरह होते हैं या कोई पुरानी हिस्टोरिकल साइट होती है तो उसको तो हम देख छू सकते हैं, लेकिन अमूर्त का मतलब है कोई ऐसा डांस या नाच गाना जिसको हम छू ना सकें, उसको अगर शामिल किया जाए तो वो जाता है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। तो इनमें से जो यक्षगान है कर्नाटक का, वो इसमें शामिल नहीं है। देख लेते हैं इसमें 13 चीज़ें शामिल हैं, कौन कौन सी, एक नज़र सरसरी मारते हैं इन पे। ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, मतलब वैदिक मंत्रोच्चारण है जो, वो इसमें शामिल किया गया है 2008 में, और आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। योग को भी इसमें शामिल किया गया, नवरोज को भी शामिल किया गया, अब लेटेस्ट में कुंभ मेला को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल 2019 से निम्नलिखित में से कौन सी बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में होगा? तो यहाँ तो 1 अप्रैल 2019 की बात कर रहे हैं, जबकि हम 1 अप्रैल 2020 के भी विलयों को देख चुके हैं। तो इसका राइट आंसर था देना बैंक का हो गया था बैंक ऑफ बड़ौदा में। और 1 अप्रैल 2020 को जो विलय हुए थे, अगर आप उनको नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो में उनको चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है, साइखोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंध रखती हैं? तो साइखोम मीराबाई चानू इंडियन वेट लिफ्टर हैं, भारोत्तोलन, और इन्होंने कई मेडल जीते, जिनमें से गोल्ड मेडल है आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे गोल्ड कोस्ट में लेटेस्ट, उसमें ये गोल्ड जीत चुकी हैं। और इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भारत में जो खेलों में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है वो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। 2018 में इन्हें ये मिल चुका है, और ये अवार्ड तभी मिलता है जब आप लगातार 4 साल से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हों। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से देखे हमने सेट के 50 क्वेश्चंस, और हमने इस सीरीज को पूरा खत्म कर लिया है। 6 वीडियो की सीरीज थी, तो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।